93 मंजिल की ओर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जरूरत इस बात की है कि एक आदमी शुरुआत करे और कारवां बनाए, फिर मोगा की तकरीर भी बदलेगी, मोगा की तस्वीर भी बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। आज फिर मैं अपने प्रोग्राम जागो मोगा जागो में हाजिर हूं। आज मैं अपने एक एक्सपर्ट्स के साथ में मौजूद हूं और विषय भी बहुत गंभीर है। दोस्तों, मोगा दूसरी बार नगर निगम के रूप में कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है और तीसरी नगर निगम का गठन हुआ और तीसरी नगर निगम के चुनाव के लिए परसीमन की तैयारियां हो गई हैं। लिमिटेशन यानी वार्ड बंदी दोबारा शुरू हो रही है। दोस्तों, जब किसी भी एरिया में किसी भी नगर निगम क्षेत्र हुआ, विधानसभा क्षेत्र हुआ, लोकसभा क्षेत्र हुआ, इसकी परिसीमन या वार्ड बंदी कहिएगा तो कब होती है? जब उस शहर का, उस क्षेत्र का दायरा बदल जाता है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सब प्रोसेस में कम से कम 25 साल लग जाते हैं। तो 25 साल या उसके बाद उस क्षेत्र की बाड़बंदी दोबारा होती है। लेकिन मोगा में ये कुछ राजनेताओं की इच्छा कहो या कुछ और कहो, यहां पर क्या है कि बाड़बंदी एक खिलौना बन गई है, एक राजनीतिक एक सोच बन गई है कि जो पार्टी आती है वही सोचती है कि मैं अपने एरिया में ऐसे बंदों को शामिल करा लूं या उस एरिया को शामिल करा लूं जिसमें मैं जीत सकता हूं। यही वजह है हर 5 साल बाद यहाँ पे बाड़बंदी हो रही है। पहली बार जब नगर निगम बनी थी, सही है, क्योंकि उस समय होनी थी, 5 गांव मोगा में शामिल हुए थे, तो बाड़बंदी उस समय जरूरत थी। लेकिन उसके बाद अब लगातार पहली बार हुई, दूसरी बार हो गई, अब तीसरी बार फिर 5 साल बाद हो रही है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब भी नई बाड़बंदी होती है, आपका पता बदल जाता है। आप चाहे सरकारी नौकरी में जाओ, आपकी इच्छा है कि विदेश में जाकर सेटल होना है, तो आपके पता जरूरी होता है और आपका पता बदल जाता है। तो जो बाड़बंदी में लगे हुए नेता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइन में कौन लगता है? आप लोग लगते हैं। कितने दिन सुविधा सेंटर के चक्कर लगाएंगे, तब जाके आपका जो रेजिडेंस प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इन सारी जो सियासत चल रही है परिसीमन के नाम पर, लिमिटेशन के नाम पर, उसका भुगतान कौन भुगत रहा है, परेशान कौन हो रहा है? आम जनता। तो उसी को लेकर आज हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सारे चुनाव करा चुके हैं, उसके प्रबंधक रहे हैं। तो मैं राकेश शर्मा जी से बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से अब ये खेल बन चुका है, परिसीमन या लिमिटेशन कहो, बाड़बंदी कहो, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नमस्कार ओझा जी, द बीट्स के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपने वार्डबंदी को मजाक बतलाया, पर मेरा तो मानना है कि मोगा की सारी राजनीति मजाक बन गई है, खेल बन गया है। मोगा 2013 में नगर निगम बना और आपने उस समय बतलाया कि उस समय जरूरत थी परिसीमन की, नई वार्डबंदी की। ये सारा खेल राजनीतिक नेताओं का है, या तो नेताओं को अपने आप पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा ऐसा ही लग रहा है, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि जिस एरिया में चुनाव लड़ना वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो अपने अपने एरिया बना रहे हैं। मेरे अपने कथन से सबसे पहले मैं राजनेताओं को कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि वो वार्डबंदी की, परिसीमन की चिंता करने के बजाय अपने कामों के, अपने कार्य पद्धति पर विचार करें कि क्यों उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो क्यों डर के मारे, भय के कारण ऐसा सोचते हैं कि मेरे चुनाव जीतने की बुनियाद नई वार्डबंदी में है, नई परिसीमन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने राजनीति को सही परिप्रेक्ष्य में नेताओं ने अंजाम दिया है, तो किसी भी प्रकार की वार्डबंदी हो, अब ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेश स्तर पर ऐसे कई नेता हैं जो कई बार अपने क्षेत्र में इलेक्शन जीत चुके हैं, तो क्या एमएलए या एमसी वाले अपने लोगों को नहीं जिता पाएंगे? वो इसीलिए उनका परिसीमन का मन बनता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने कार्य पद्धति के प्रति शंका है।
निश्चित रूप से जब ये लोगों के बीच में गए नहीं होंगे, उनकी आवाज नहीं उठाई होगी, तो नेचुरली वो शंका तो बनी रहेगी। फिर कैसे लोग दोबारा जिताएंगे? नहीं, इसका ये नहीं है कि आप राजनीति को मजाक बना दें। राजनीति किसी जमाने में बहुत ही उत्तम सेवा का कार्य हुआ करता था। बिल्कुल। यहाँ तपस्वी, त्यागी और निर्लोभी लोग राजनीति में आते थे। अब राजनीति को मुझे कहने में कोई भी शंका नहीं है। अब राजनीति एक धंधा है और धंधे में आपको पता है कि धंधे का बेसिक फंडा ही यही है कि हम किस प्रकार कमाई कर सके, धनोपार्जन कर सके, और इसीलिए राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसीलिए परिसिमन जैसे हथकंडे अपनाती हैं। जब इससे ना तो जनता का भला होने वाला है और ना शहर का भला होने वाला और ना ही नेताओं का भला होने वाला है। इसलिए ये मुद्दा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जागो, ये लोग मुझे नहीं लगता कि जागने वाले हैं। इनके मन में राजनीति और अपने समाज के प्रति लोग भी, वोटर भी अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। उससे नुकसान तो अगर आप बात कर रहे हो दायित्व को भूल चुके, नुकसान किसका हो रहा है? जो मुझे याद है नगर निगम का, जो मैंने रिकॉर्ड निकल पाया है, पहली बार जब 5 गांव मोगा में शामिल हुए थे तो दिल्ली की जिस कंपनी ने वार्डबंदी की थी 1 करोड़ रुपया उस समय खर्च हुआ था। उसके बाद फिर ये जो खर्चा हो रहा है, अब हैरानी की बात है 77 करोड़ रुपए की बजट, सालाना बजट की नगर कौंसिल है, और जब नगर कौंसिल थी तब 35 करोड़ रुपए नगर निगम का बैलेंस था। आज नगर निगम बनने के बाद में कुछ ही सालों में आज 14 करोड़ रुपए और उससे नीचे भी आ गया है, लेकिन कोई योजना नहीं बनी, शहर में कोई बड़ी योजना नहीं आई। आप ओझा जी बजट की बात कर रहे हैं, मैं तो यदि अपने विचार व्यक्त करूं, क्योंकि मैं भी राजनीति से जुड़ा हूं, सही मायने में मोगा शहर नगर निगम की कसौटी पर खरा उतरने वाला शहर है ही नहीं था जी। नगर निगम बनाकर मोगा के लोगों के लिए नई समस्याएं खड़ी हुई हैं, उन पर आर्थिक बोझ पड़ा है। ये यदि किसी का फायदा हुआ है तो नेताओं का फायदा हुआ है। सीधा केंद्र सरकार के पैसे आने लगे, बड़े बड़े बजट बनने लगे। अभी कई योजनाओं जिनके बारे में जानता हूं, जो खर्चे नगर निगम में हुए हैं, ये पुल के पास, ये दुन्ने के, ये सारे निरर्थक कमीशन पर आधारित सारे विकास कार्य हैं। लोग सोए पड़े हैं, लोग ये जान नहीं रहे हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नगर निगम में घुसकर अपने अर्थचारे को मजबूत कर रहे हैं, और लोग इस चीज से बेखबर नेताओं की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। लोगों को ना अपने अधिकारों का पता है, ना अपने कर्तव्यों का पता है, और यही कारण है कि लोग सोई हुई अवस्था में हैं। इसीलिए नेता अपनी मनमर्जी से कानून का और परिसिमन जैसे वार्डबंदी, नई वार्डबंदी जैसे बहाने बनाकर नगर निगम पर भी खर्चे का बोझ डाल रहे हैं और लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। कि आप देखिए कि इस 5 साल के कार्यकाल में मैं अपने वार्ड का नंबर 5 लिखता हूं और अगले कार्यकाल में मैं वार्ड नंबर 7 लिखता हूं। परेशानी किसको हुई? तो समस्या वही आ गई ना कि जनता फिर कर देती है गालियां। पहले तो ऐसे नेताओं को जिताकर नगर निगम में भेज देती है जो उनकी बात ही नहीं करते हैं, जो उनकी समस्याओं को ही नहीं उठाते हैं। बाद में जब उन्हें नया एड्रेस सर्टिफिकेट लेना होता है, लाइन में लगते हैं, फिर वो कहते हैं इसने वो नहीं किया, ये नहीं किया। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर ये सिर्फ आवाज उठाने का मसला नहीं है, ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए कि हम अपने वार्ड को नहीं चेंज होने देंगे। हाँ ठीक है, सरकार की किसी रिजर्व करनी है सीट, उसमें बदलाव हो सकता है, किसी अनुसूचित जाति के लिए या महिला के लिए या जनरल कैटेगरी के लिए, उस दृष्टि से बदलाव कीजिए। पर यदि लोग खड़े हो जाएं कि हम जिस वार्ड में हैं उसी वार्ड में हम रहना चाहते हैं, तो भला कैसे कोई जनप्रतिनिधि या सरकार ऐसा कर लेगी? क्या जरूरत क्या है वार्ड बदलने की? कुछ समझ तो आए, कुछ तार्किक पॉइंट्स तो हो, कोई तार्किक परिणति में तो ये बदलाव हो।
ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए। और ये भी शंका है, कोई यदि ये मुगलाता अपने दिल में पाल लेता है कि फलाने वार्ड को बदल देने से मेरे को वोट करके बहुत बढ़ाओ, ये सब झूठी बातें हैं, ये कपोल कल्पना का विषय है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यदि आपको जीतना है, आपको अपने नगर निगम पर कब्जा करना है, तो आप जन भावनाओं की कदर करते हुए लोकहित के कार्यों को अंजाम दीजिए, लोगों को सहूलत दीजिए, लोगों के दुख सुख में शरीक होइए, लोगों को अपना बनाइए। आपकी ये जीत पक्की है। अब अपना बनाते हैं, बनाने का तरीका ही बदल गया है बिल्कुल। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बात करी थी, न्यू टाउन है, आवासीय क्षेत्र था, प्लान्ड वे में बनाया गया, उसे क्या है धीमे धीमे कॉमर्शियल बनाया जा रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब कॉमर्शियल बन गया, दुकानें बन गई, बड़े बड़े शोरूम बन गए, तो आसपास के जो घर है, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, पार्किंग तो है नहीं, किसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, आप पता चला कि आप अपने घर से स्कूटर मोटरसाइकिल ही नहीं निकल पा रहे, तो ये समस्या कौन दे रहा है? वही नेता जो शहर का ढांचा बदल रहे हैं, जो शहर जिस योजना के लिए बना था, जो जिस तरह से बना था, उसका स्वरूप ही बिगाड़ रहे हैं और जनता को समस्या दर समस्याएं दे रहे हैं। ये विडंबना है सारे देश की। मोगा भी उसी में आता है कि यहाँ लंबी अवधि के लिए योजनाएं नहीं बनती, लंबी समय के लिए को ध्यान में रख के 2014 से पहले कोई एक आप ऐसी सड़क बतला दीजिए मुझे, पंजाब में या आप बाहर भी जाते हैं, बतला दीजिए जिसको आने वाले 50 साल की दृष्टि से बनाया गया। तुरंत काम कीजिए, अपना कमीशन निर्धारित कीजिए और काम को ये न कि प्रकार लीपापोती करके करा दीजिए और उसका लोकार्पण कर दीजिए कि जनता का हुआ। क्या आप समझते हैं कि नगर निगम में ऐसा कानून नहीं होगा कि आप अपने आवासीय क्षेत्र में कोई बड़ा कारोबार नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं, पर दीजिए और अपने मुताबिक कानून का आप पालना करवा लीजिए। ट्रैफिक की समस्या मैं आपको बतला दूं कि दिल्ली में उस समय विद्यार्थी काल में शीशगंज गुरुद्वारे दरियागंज में बहुत भयंकर समस्या थी। उसी समय किरण बेदी को क्रेन बेदी का नाम दिया गया था। उस समय वहां पर गाड़ी जाना वर्जित कर दिया, बैटरी की चलाई गई। क्या मोगा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? पार्किंग, सारे लोग परेशान हैं। ऐसा कोई भी आवासीय क्षेत्र का या बाजार का दुकानदार ऐसा नहीं होगा जो इस ट्रैफिक की समस्या से परेशान ना हो। पर समाधान वही ढाक के 3 पार समाधान है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बात यही है कि एक बंदा आया कि मुझे ये पार्किंग एरिया है, मंडी है, देखो आप पूरा पार्किंग एरिया पूरे कब्जे हो रखे हैं। एक किसी नेता का चहेता आया कि मुझे यहाँ रेडी लगानी है, मुझे यहाँ दुकान बना लिया, बना ले। अब वो उससे पार्किंग प्रभावित हो रही है, पार्किंग खत्म हो रही है, इसकी किसी को चिंता नहीं है, बना ले क्योंकि मेरा बंदा है, कल को वोट देगा मुझे और लोगों से दिलवाएगा। तो ये जो सोच बन चुका है राजनीति में, बहुत निम्न स्तर का सोच आ गया है, ये कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर रहा है और समस्याएं पैदा कर रहा है। नेता के अंदर जब तक इस चीज का भय रहेगा कि यदि मैंने लोक हित के लिए कोई काम किया तो मेरी सत्ता चली जाएगी, वो नेता लोक हित के कार्य भी नहीं कर सकता और दोबारा सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकता। उसके अंदर एक भय बन जाता है कि यदि मैंने 10 आदमियों के लिए कोई अच्छा काम किया तो मेरे 2 आदमी नाराज हो जाएंगे, वो उसका जोखिम लेने को तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, लोग भी ये नहीं समझते कि यदि हमारे शहर की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या कोई और दूसरी व्यवस्थाओं में कुछ सुधार करने के लिए हमें कुछ समय के लिए कोई कष्ट भी झेलना पड़े, उसके लिए लोग भी तैयार नहीं है। बात दोनों तरफ की है। नेताओं की तरफ ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। वोटर ये सोचता नहीं है वो लंबे समय के लिए कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे। ऐसा वातावरण, ऐसा यातायात व्यवस्था, ऐसी वार्डबंदी की समस्या, ऐसे तरह तरह की समस्याएं जो हम खुद अपने आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। इसलिए आपके इस प्रोग्राम का जो आपने नाम दिया है कि जागो मोगा वासियों, ये निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, निरंतर लोगों को जगाने की जरूरत है, लोगों को बतलाने की जरूरत है कि ये शहर आपका शहर है, ये शहर नेताओं का शहर नहीं है। आप हैं तो नेता है, आप हैं तो नगर निगम है, आप हैं तो सारी व्यवस्था है।
जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों का ये आह्वान करना चाहता हूँ, सारे बुद्धिजीवियों का, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक वर्ग हो, या कोई बड़े व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, उन सबका मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप गैर जरूरी वार्डबंदी के खिलाफ, गैर जरूरी परिसंघन के खिलाफ एक आवाज में इसका विरोध करें, और नेताओं को इस बात के लिए मजबूर करें कि हमारी वार्डबंदी एक लंबे अंतराल के बाद हो, जब तक कि विशेष परिस्थितियां पैदा न हो जाए। बिना वजह वार्डबंदी करना शहर के लिए भी समस्या है और लोगों के लिए भी समस्या है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि पब्लिक सब कुछ देख रही है। अब मैं एक छोटा उदाहरण दूं कि अगर मोगा में लुधियाना रोड पर हम चले जाएं तो बुग्गीपुरा चौक से पहले एक फूड सेंटर बना हुआ है। रात की देखिए रौनक वहां पे कितनी रहती है। यानी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, उन्होंने शहर के बाहर जाके अपना फूड सेंटर खोला, बड़ी अच्छा व्यवस्था की, वहां पार्किंग की भी जगह है, सुरक्षा की भी व्यवस्था है, बेहतर लाइटिंग है। सारा जो शहर के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे, होटल थे, अब वो सारी भीड़ वहां जा रही है। पता है कि जब तक आप पार्किंग स्पेस नहीं दोगे, जो कस्टमर आ रहा है उसको खड़े करने के लिए व्हीकल की जगह नहीं होगी, तो कौन जाएगा आपके पास में। ये सब लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना शोरूम बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। कहां? आबादी एरिया में। तो आबादी के लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो, और आपका कारोबार छिन के कहां जा रहा है? शहर के बाहर मल्टीनेशनल कंपनियां लेके जा रही है। ये दुर्भाग्य है लोगों का और इस देश का कि लोग आडंबर से प्रभावित होते हैं। वहां जाकर, गाड़ियों में जाकर, पार्किंग व्यवस्था को देखकर किसी को दोष देना मैं मुनासिब नहीं समझता। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अल्टीमेटली, अंततोगत्वा हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम ये सोच लें कि हम बुग्गीपुरा चौक या मल्टीनेशनल कंपनियों के वहां जाकर एक दिन हम इंजॉय कर लेंगे, एंटरटेनमेंट कर लेंगे, पर आखिर तो हमें अपने मोहल्ले में ही रहना है। हम क्यों नहीं अपने मोहल्ले के प्रति जिम्मेवार बनते? हम क्यों नहीं ये देखते कि हमें लंबे अवधि के लिए किस चीज में फायदा है? एक दिन के लिए मनोरंजन करना, एक दिन के लिए कहीं एंजॉय करना, एक दिन के लिए बाहर खाना खाने जाना, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनियों का और बड़े बड़े शोरूम का विरोधी नहीं हूं, पर भारत की आत्मा और शहर की आत्मा, गांव खलिहान और शहर की आत्मा मोहल्लों में बसती है। यदि आप अपने पड़ोस के व्यापारी के साथ आपका सरोकार अच्छा नहीं है, यदि आपके मोहल्ले के किसी पड़ोसी के साथ आपका सरोकार अच्छा नहीं है, तो आप चाहे जितनी मर्जी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाकर एंजॉय कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से सुखद जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन बात व्यवस्था की है कि कम से कम जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको रेजिडेंशियल रखने दिया जाए, अवैध रूप से कब्जे न करें, क्योंकि लोग जब आगे आते हैं, कब्जा करने की होड़ मच जाती है तो व्यवस्थाएं खराब होती है। कम से कम जो जगह जिस चीज के लिए बनी है, तो आबादी एरिया में भी अच्छा व्यवसायिक केंद्र खुल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अपनी सुविधा के अनुसार आप घर से निकलते हैं 100 कदम की दूरी पर, लेकिन गाड़ी से जाएंगे, फिजिकल भी आप परेशान हो रहे हैं, आपका शारीरिक परिश्रम भी नहीं हो रहा है, और ईंधन के रूप में, डीजल पेट्रोल के रूप में भी बर्बादी हो रही है, वातावरण भी का भी नुकसान हो रहा है। तो हर एंगल से सोचना पड़ेगा। नहीं ओझा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरे को ये पता नहीं है शुरुआत कौन करे। कहीं एक किताब में मैंने पढ़ा था कि सरकार के लिए 2 काम होने बहुत जरूरी हैं। उसको पंजाबी में एक भव, क्रेडिबिलिटी, सरकार जो कहे उसे पूरा करे, और दूसरा भय। सरकार का यदि भय खत्म हो गया तो लोग तो श्रृंखल होंगे, अनुशासनहीन होंगे, लोग तो अपनी मनमर्जी करेंगे। लोगों को सुधारने के लिए लोग इस बात को समझ गए हैं कि सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सरकार का कोई मूल्य नहीं है, सरकार की जुबान का कोई मूल्य नहीं है। सरकार क्या कहेगी, कब पलट जाएगी, किसके पक्ष में चले जाएगी, बिना वजह किसी को फंसा देगी, किसी का विरोध कर देगी। इसलिए लोगों के मन में जब तक सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जब तक सरकार का भय नहीं होगा, समाज सुधर नहीं सकता। इसका दूसरा पक्ष यह है कि वो नागरिक जो अपने देश से, जो अपनी मातृभूमि से
जो अपने गांव से, जो अपने शहर से, जो अपने वार्ड से, जो अपने पड़ोसी से, जो अपने समाज से प्यार नहीं करते, उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते नहीं है, वो समाज कभी भी समस्या मुक्त नहीं हो सकता। उसे रोज इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा और उसका निरंतर पतन होगा और वो अपने आने वाली पीढ़ियों के रास्ते में कांटे बीज रहा है। इसलिए दोनों तरफ से प्रयास की जरूरत है। लोगों को जागना होगा, लोगों को जागना ही नहीं होगा, खड़े होना होगा। लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मोहल्ला, ये शहर मेरा है, इसको साफ रखने का, इसको जिम्मेवार शहर बनाने का, इसको बड़ा शहर बनाने का और इस शहर के लिए सारे समाज को उन्नत समाज बनाने के जिम्मेवार इस शहर के नागरिकों का है। फिर जाके कोई ऐसा कारण नहीं है कि नेताओं को अपनी मनमर्जी करने से रोका जा सकता है। इसलिए जागना लोगों का जरूरी है। आप इस प्रयास में लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और जब लोग जागेंगे तो समाज अपने आप जाग जाएगा और नेताओं को मजबूर होना पड़ेगा कि नेता सही दिशा में कार्य करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा कि शुरुआत कौन करे, तो उसका एक एग्जांपल मैं अपने मोगा शहर में ही बताता। आपने नेचर पार्क देखा होगा, वहां पर नगर निगम कोई काम नहीं कर सकता है, वजह है कि वो रेलवे की जगह है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक बास्केटबॉल कोच डॉक्टर शमशेर सिंह मट्टा, लोगों को अपने साथ जोड़ा, खुद सुबह से शाम वहां पर पौधे लगाना, पानी देना, चिड़ियों को लाना, बतखों को लाना, ये सारा किया। लोगों ने देखा कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, उन्हें सहयोग करने लगे और आज उस पार्क की सूरत बदल गई। तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो एक व्यक्ति ही काफी है, एक व्यक्ति ही सब कुछ बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण हमारे सामने है। एक अकेले साधु ने, एक युवा साधु ने अमेरिका में जब बोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया उस साधु की मुरीद हो गई, जिसको भाषण देने से पहले उनका उपहास कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे, लेकिन उसी साधु की ऐसी मुरीद हो गई, उनके समर्थक बन गए। तो एक आदमी अगर चाहे ईमानदारी से वो सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, हमारा जैसे बार बार प्रयास है कि जागो मोगा जागो, आपको जागना होगा। आप एक अकेले नागरिक होकर भी सब कुछ करते हो। आपको दुनिया बदलने के लिए, आपको अपना शहर बदलने के लिए ना एमपी बनने की जरूरत है, ना पार्षद बनने की जरूरत है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप ही शहर की सूरत बदल सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से परिसीमन या दूसरी चीजों को लेके समस्याएं पैदा हो रही है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। और तब तक ये समस्या हल नहीं होगी जब तक हम खुद नहीं जागेंगे। तो अगर आपको अपनी समस्याओं का हल करना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अपना अच्छा शहर बनाना है, तो दोस्तों आपको जागना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज थी हमारी ये बात। फिर हम किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे, आपस में संवाद करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं इस शहर का फिर से उसी रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तब तक के लिए नमस्कार।